पूरे हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में मेरी उम्र 60-61 साल की है। मैंने आज तक किसी भी बांग्लादेशी को मालेगांव में देखा नहीं, किसी रोहिंग्याई मुसलमान या रोहिंग्याई को देखा नहीं है। ये तो सरासर अधिकारियों की मिस्टेक है। कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी या कोई औरत या कोई एडवोकेट की गलती नहीं है, कोई एजेंट की गलती नहीं है, ये सरासर अधिकारियों की गलती है। किसी ने कुछ भी कागज दाखिल किया तो उसको चेक करके उसको दुरुस्त उसका कोई सर्टिफिकेट देना या उसका पासपोर्ट देना, ये अधिकारी की जवाबदारी है। कुछ महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुए, उसके पहले जो है वो लोकसभा के इलेक्शन हुए, लेकिन ये पूरे मामले में जो है वो दोनों नुमाइंदे गायब नजर आ रहे। ये देखने में आया कि एसआईटी बनाने की हिमायत में वो बोल रही थी हाउस में, लेकिन मालेगांव के ताल्लुक से जो एसआईटी बनी है इसके ताल्लुक से वो कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा एक तरफा वोट देकर 1,98,000 वोट देकर ये पूरे हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने का ठेका सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों ने लिया है क्या? कि बहुत एक तरफा वोट दे के हमारा यानी सिर्फ हम दुश्मनों की लिस्टों में 1 नंबर पे आ रहे हैं। तो एमएलए साहब के ताल्लुक से आप बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हार्ट का ऑपरेशन कुछ करा के आए, एंजियोप्लास्टी करा के आए या जो भी कराए वो तो मालूम नहीं क्या करा के आए, क्योंकि गांव वालों को इसको कोई भरोसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कराया है। तो वो बेचारे बूढ़े हैं, उनकी उम्र के हिसाब से अब जब एंजियोप्लास्टी हुई तो बहुत यानी इतनी ताकत आदमी में नहीं रह जाती कि वो बहुत बोले या बहुत दौड़वा करे। जो चुन के जाता है तो वो काम करने के लिए जाता है कि मैं हुकूमत से लड़ झगड़ के फंड ज्यादा अपने शहर के लिए कोई काम लाओ। अब वो लड़ने झगड़ने की ताकत उसमें नहीं है तो वो क्या फंड लाएगा या वो क्या काम लाएगा? नहीं, ये तो एकदम बेतुका उनका सवाल है, एकदम बेतुका बयान है कि एसआईटी को कुछ न कुछ मिल रहा है। जब मालेगांव में 2008-06 में बम ब्लास्ट हुआ था तो यही एमएलए साहब ने ये बोला था कि भाई गैस का सिलेंडर फूटा है। यही एमएलए साहब ने कहा था कि सब बेगुनाह नहीं है, सब के सब बेगुनाह नहीं है, कोई तो गुनहगार है। यही एमएलए साहब ने कहा था कि 12 नवंबर को पत्थर लाकर रखा गया था, पत्थर वहां था नहीं। यही एमएलए साहब ने अभी भी कहा है कि भाई एक जन्म दाखिले की मंजूरी लेते हैं, उसमें से कई जन्म दाखिले बनाते हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक एमएलए ऐसा बोलता है। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज हमारे साथ मौजूद है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के इंतहाई अहम रुकन असलम अंसारी साहब, जो कि मोस्ट सीनियर कॉरपोरेटर भी हैं, पुराने सियासतदान हैं। काफ़ी बारीक नज़र से वो मालेगांव शहर को देखते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। शुक्रिया। मैं आज आपसे इस मुद्दे पे जनता जवाब न्यूज़ की टीम बातचीत करना चाह रही कि आप लोग ये जो मामला चल रहा है एसआईटी, रोहिंग्याई या बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम से जो भी मुद्दा चल रहा है, या फिर गलत तरीके से जन्म दाखिला बनाना, इस तरीके के इल्ज़ामात जो अभी तक जो साबित नहीं हो पाए, इसमें आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? दरअसल असेंबली का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम इलेक्शन हार गए। हम अभी तक सही तरीके से यानी ये गम भुला नहीं पाए थे और उस पे किरेट सुमैया आके यहाँ पर 1000 करोड़ और ये वो लैंड जिहाद और ये जिहाद वो जिहाद, फिर उसके बाद उन्होंने लाया कि भाई बांग्लादेश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, रोहिंग्या के लोग हैं, और वो आते रहे जाते रहे। और मालेगांव का कोई भी यानी सियासी लीडर ये ताल्लुक से कुछ बोल नहीं रहा था। शेख आसिफ साहब को शायद ये बात समझ रही थी, ये दूरअंदेशी शेख आसिफ साहब को शायद समझ रही थी। उन्होंने एक आध बात का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी वो काम किरेट सुमैया का रुका नहीं, वो चलता ही रहा। हर जुमा आना चालू करा, कारपोरेशन में आना चालू करा, तहसीलदार ऑफिस में आना चालू करा। बहरहाल
उन्होंने फिर ये मुद्दा पकड़ा कि भाई मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग घुसे हैं और वो लोगों ने 4000 दाखला बनाए। दरअसल दाखला मालेगांव में कोई बनाना नहीं चाहता। अगर दाखले की इतनी काळजी होती तो वो जब पैदा हुए थे जब भी उनके माँ बाप बना देते, लेकिन दाखले का कोई हिंदुस्तान में कोई वही नहीं था कि भाई ये दाखला नहीं रहा तो ऐसा होगा, दाखला नहीं रहा तो वैसा होगा, तो इसलिए कोई दाखला बनाना बहुत जरूरी समझा नहीं। स्कूल कोई पढ़ा तो स्कूल का दाखला रहता है, उस पे से पासवर्ड वगैरह बन जाता था। जिसके पास स्कूल का दाखला, जैसे हमारे मुसलमानों में ऐसा है कि भाई जो लोग मदरसा पढ़े रहते हैं, यानी बचपन से जो मदरसा पढ़ते हो, उनके पास तो ना तो स्कूल का दाखला रहता ना जन्म दाखला रहता, और मदरसे का जो सर्टिफिकेट मिलता उसको कोई गवर्नमेंट मानती भी नहीं है। तो बहुत से लोग मालेगांव में ऐसे भी हैं जिनके पास मदरसे का सर्टिफिकेट है जिसको गवर्नमेंट मानती नहीं, लेकिन उससे कोई मालेगांव में या दुनिया में कुछ काम रुक नहीं रहा था। बीजेपी गवर्नमेंट जब 14 में आई तो वो तरह तरह के कानून बनाने लगी कि CAA और UCC क्या 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 वो कानून लाने लगी। तो उस पर ये हुआ कि भाई अपना कागज़ दरअसल सीधा कर लो। तो कुछ लोगों ने अपना कागज़ को सीधा करना चाहा, तो किसी में अहमद में ई से अहमद आता है, किसी में ए से अहमद आता, और मोहम्मद का सिर्फ MH किसी का लिखा रहता, किसी का MD लिखा रहता, यानी शॉर्ट मोहम्मद। किसी का अब्दुल सिर्फ अ लिखा रहता तो वो अब्दुल होता। तो वो जब देखा लोगों ने कि भाई ये मेरे जन्म दाखिले पे खाली अ लिखा है, अब्दुल का अ लिखा है, या अहमद का MD या MH लिखा है, तो उन्होंने सोचे कि ये नाम पूरा पूरा कर ले। तो लोग लगे कि भाई ये नाम स्कूल के दाखिले पे अगर पूरा अहमद लिखा है या पूरा मोहम्मद लिखा है या पूरा अब्दुल लिखा है तो वो लोगों ने वैसा लिखाना चालू करे। अगर स्कूल के जरूरत के मुताबिक जब स्कूल के दाखिले पे अगर शॉर्ट लिखा है तो वो लोग अहमद पूरा लिखे या मोहम्मद पूरा लिखे या अब्दुल पूरा लिखे, तो वो स्कूल के दाखिले के हिसाब से शॉर्ट करने लगे कि भाई नहीं शॉर्ट कर दो, हमारा स्कूल के दाखिले में शॉर्ट है। तो बहरहाल आज तक सब लोग कागज बनाने में जुटे थे। उस पर गवर्नमेंट की एक, मैं समझता हूँ कि 6-8 महीना पहले एक गवर्नमेंट का GR निकला कि आप कोई भी काम कोई भी कागज पत्र का काम जो है वो जन्म दाखिले से होगा, स्कूल के दाखिले से नहीं होगा। चूंकि गवर्नमेंट का 2000 का कानून है कि जिसको जन्म दाखिला बनाना हो, जिसका दाखिला का एप्लीकेशन करने के बाद अगर वहां पर नाम नो ना निकले तो वो जवाब देंगे, और जवाब लेके तहसीलदार में और कोर्ट में, पहले कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में हेयरिंग 2-4 हेयरिंग होके 1 साल में 6 महीने में बन जाता था। लेकिन कोर्ट में एक औरंगाबाद खंडपीठ का एक डिसीजन आया कि भाई कोर्ट के पास बहुत केस है, उनको छुट्टी नहीं है, इसलिए जो जन्म का दाखिला है वो तहसीलदार ऑफिस से बने। तो वो तहसीलदार ऑफिस की तरफ आ गया। अब तहसीलदार ऑफिस की तरफ आया तो जितने लोगों को कोर्ट में मीटर चल रहा था तो वो कोर्ट ने बनाना बंद कर दिया और सारा इधर ट्रांसफर कर दी कि भाई तुम लोग जाके तहसील में बनाओ। अब इन्हें कोर्ट में भी दाखिल करे तो वो कागज लेके फिर तहसील में जाना पड़ा। बहरहाल कानून बनाने का है जन्म दाखिला तो लोग बना रहे, अगर कानून बनाने का नहीं होता तो कोई बनाता ही नहीं। आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों को ज़रूरत के मुताबिक जन्म दाखिला बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसमें क्रिएट सुमैया बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो रोहिंग्याई लोगों ने घुसकर दाखिले बनवाए। अगर उनके बोलने के मुताबिक देखा जाए तो क्या मालेगांव में वाकई में रोहिंग्याई मुसलमान है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, क्रिएट सुमैया को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में मेरी उम्र 60-61 साल की है, मैंने आज तक किसी भी बांग्लादेशी को मालेगांव में देखा नहीं, किसी रोहिंग्याई मुसलमान या रोहिंग्याई को देखा नहीं है। जब मैंने नहीं देखा
तो मैं कैसे मान लूं कि मालेगांव में कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंगी है, कोई पाकिस्तानी है? तो ये झूठी बात है। मालेगांव में ये हो सकता कि हमारे अपने लोगों के जन्म दाखिले ना हो, हमारे अपने लोग स्कूल नहीं पढ़े तो स्कूल के दाखिले ना हो, ये हो सकता कि हमारा राशन कार्ड में नाम ना हो, ये हो सकता कि हमारा पैन कार्ड ना हो, लेकिन एक भी अल्लाह के करम से मालेगांव में कोई भी एक व्यक्ति रोहिंगी या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है जो बोगस तरीके से रह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब से ये एक कमेटी बनी स्पेशल SIT, उस वक्त से जो है वो अपना कामकाज कर रही। आप लोग भी जो है वो माइनॉरिटी डिफेंस के जरिए जो है कमेटी के जरिए जो है अपना कामकाज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर जो लोगों से गलती हुई अब तक, क्योंकि 19 अफराद पर जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है और मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादातर जो है वो औरतों की तादाद है। अभी मुझे ऐसी मालूमात है कि एक 57 या 58 साल की बुजुर्ग महिला पर भी केस हुआ है। तो जहाँ कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं, क्या वहाँ पर अधिकारी वर्ग भी इसका जिम्मेदार है? नहीं, देखो, इसका तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 57-58 साल के बोले, मेरी मालूमात में 69 साल की वो महिला है जिसके ऊपर केस हुआ। मैं अगर पासपोर्ट बनाता हूँ, अगर मैं पासपोर्ट बनाता हूँ, मेरे अलावा कोई भी पासपोर्ट बनाता है, मैं बोलता हूँ कि SIT के अधिकारी भी अगर पासपोर्ट बनाएंगे, उसकी उन लोगों की या मेरे स्पेलिंग में भी मिस्टेक रही तो पासपोर्ट नहीं बनता है। तो फिर यहां जन्म दाखिला कैसे बन गया? ये तो सरासर अधिकारियों की मिस्टेक है। कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी या कोई औरत या कोई एडवोकेट की गलती नहीं है, कोई एजेंट की गलती नहीं है, ये सरासर अधिकारियों की गलती है। किसी ने कुछ भी कागज दाखिल किया तो उसको चेक करके उसको दुरुस्त रहने, उसका कोई सर्टिफिकेट देना या उसका पासपोर्ट देना, ये अधिकारी की जवाबदारी है। अधिकारी ही इसमें जिम्मेदार है, कोई यहाँ पे वो व्यक्ति जवाबदार नहीं। कुछ महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुए, उसके पहले जो है वो लोकसभा के इलेक्शन हुए, लेकिन ये पूरे मामले में जो है वो दोनों नुमाइंदे गायब नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको? दरअसल कैसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार केंद्र में और राज्य में भी, केंद्र में शोभाताई बच्चों जो हमारी खासदार है वो गई है चुन के। पीछे 2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया कि वो SIT की डिमांड कर रही है किसी फॉरेस्ट के मीटर पे। वहाँ से स्पीकर साहब का उनको जवाब मिलता है कि तुम यहाँ पे उसका नहीं है, तुम महाराष्ट्र में जाओ। और मुस्तकीम डिग्निटी की तरफ से पीछे शोभाताई बच्चों को ये कहा गया था कि भाई तुम इस पे बोलो, और वो मालेगांव आके इसके ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि भाई क्रेट सुमैया के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि यार वो ऐसा है वैसा है, बहरहाल जैसा भी है। लेकिन शोभाताई बच्चों ये देखने में आया कि SIT बनाने की हिमायत में वो बोल रही थी हाउस में, लेकिन मालेगांव के ताल्लुक से जो SIT बनी है इसके ताल्लुक से वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो यहाँ पे मालेगांव के मुसलमानों को बहुत सोचने का मुकाम है। मैं आसिफ भाई को भी ये बात बोल रहा था कि अगर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है तो हम क्या बीजेपी से लड़ने की ताकत रखते हैं क्या? तो वो कहावत है कि जैसा जो रंग में, जैसे पानी का ऐसा है कि वो कोई रंग, जो रंग में रंग दो वो रंग का पानी हो जाता है। तो वैसा मुसलमानों को भी देख दिखा के समझ के अब कुछ ना कुछ आगे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा एक तरफा वोट देकर 1,98,000 वोट देकर ये पूरे हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने का ठेका सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों ने लिया है क्या? तो आप मुसलमानों को इस ताल्लुक से सोचना चाहिए कि हमको भी कुछ रंग बिरंगी होना चाहिए। इससे अगर कुछ फायदा होता है
1,98,000 वोट एक तरफा देने से कुछ हमारा फायदा होता है मालेगांव शहर का तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हमारे को सोचने का मुकाम है कि बहुत एक तरफा वोट दे के हमारा यानी सिर्फ हम दुश्मनों की लिस्टों में एक नंबर पे आ रहे हैं, कुछ गांव के हित के मामले में कोई नंबर पे हम नहीं रह रहे। एमएलए साहब के बारे में क्या कहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था कि वहाँ पर जो पत्रकार लोग, जो मीडिया के लोग थे, वो लोग सवाल कर रहे थे आसिफ भाई से कि भाई एमएलए के ताल्लुक से कुछ बोलो। तो एमएलए साहब के ताल्लुक से आप बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एमएलए साहब बेचारे अगर कोई काम के होते, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि किसी का अगर मोबाइल गिर जाए रास्ते पे चलते चलते और उसको 10 लोग देखे तो 10 के 10 दौड़ते नहीं उठाने के लिए, उसमें 1-2 लोग दौड़ते उठाने के लिए कि भाई उठा के उसको दे दिया जाए। जबकि 10 के 10 लोग देख रहे कि यार उसका मोबाइल गिरा, 10 के 10 लोगों की जवाबदारी है उठा के उसको देने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसमें 1-2 लोग ही सोचते हैं। तो वही आदमी सोचता है जिसको ऐसा लगता है कि मैं फौरन उठा के दे दूं। एक बेचारा अगर 80 साल का बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है तो वो चाह के भी वो उठा के दे नहीं पाता। एक नौजवान लड़का, मैं मिसाल दिया शायद लोगों को ना समझे, एक नौजवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी अगर वो 2 लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है नौजवान फौरन उठा के दे देगा, बूढ़ा फौरन उठा के दे नहीं सकता। इसलिए वो सोच तो सकता है लेकिन वो दे नहीं सकता। वैसे ही हमारे एमएलए साहब का आज हाल है। वो बेचारे हार्ट का ऑपरेशन कुछ करा के आए, एंजियोप्लास्टी करा के आए या जो भी कराए वो तो मालूम नहीं क्या करा के आए, क्योंकि गांव वालों को इसको कोई भरोसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कराया है। लेकिन अगर वो कुछ करा के आए तो वो बेचारे बूढ़े हैं, उनकी उम्र के हिसाब से अब जब एंजियोप्लास्टी हुई तो बहुत यानी इतनी ताकत आदमी में नहीं रह जाती कि वो बहुत बोले या बहुत दौड़वा करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आमदार साहब के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बोलना अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप के चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम को बार बार ये बोला गया कि भाई देखो, आदमी जो चुन के जाता है तो वो काम करने के लिए जाता है कि मैं हुकूमत से लड़ झगड़ के फंड ज़्यादा अपने शहर के लिए कोई काम लाऊं। अब वो लड़ने झगड़ने की ताकत उसमें नहीं है तो वो क्या फंड लाएगा या वो क्या काम लाएगा। तो आवाम को ये बात खुद समझना चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आवाम का फैसला सर आंखों पे। बाकी एमएलए साहब के ताल्लुक से मुझे बहुत ज़्यादा बात इस पर नहीं करना है। एक बयान उनका आया कि एसआईटी को कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी तो कार्रवाई हो रही। नहीं, ये तो एकदम बेतुका उनका सवाल है, एकदम बेतुका बयान है कि एसआईटी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसा उन्होंने पीछे भी बहुत सारे, जब मालेगांव में 2008-06 में बम ब्लास्ट हुआ था तो यही एमएलए साहब ने ये बोला था कि भाई गैस का सिलेंडर फूटा है। यही एमएलए साहब ने लोगों को ये कहा था कि भाई सभी बेगुनाह नहीं है। यही एमएलए साहब ने कहा था कि सब बेगुनाह नहीं है, सब के सब बेगुनाह नहीं है, कोई तो गुनहगार है। यही एमएलए साहब ने कहा था कि 12 नवंबर को पत्थर लाकर रखा गया था, पत्थर वहां था नहीं। यही एमएलए साहब ने अभी भी कहा है कि भाई एक जन्म दाखिले की मंजूरी लेते हैं, उस पर से कई जन्म दाखिले बनाते हैं। तो ये एमएलए साहब मालेगांव शहर में जो लोग बेचारे सलाखों के पीछे जाते हैं तो उनके लिए ये
पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि शहर का एमएलए जो मालेगांव शहर की आवाम चुन के दी, वो एमएलए वो भरोसे का आदमी ये बात बोल रहा है कि एक जन्म दाखिला का मंजूरी ली जाती है और कई जन्म दाखिले बनते हैं। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक एमएलए ऐसा बोलता है और लोगों को फंसाने का काम करता है। ये बात एमएलए साहब की बिल्कुल बहुत बेतुकी की बात है। अल्लाह हम सब मालेगांव के लोगों की हिफाजत करे, क्योंकि इन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल मालेगांव की आवाम के लिए दुरुस्त नहीं है, ना हिंदू के भाइयों के लिए दुरुस्त है, ना मुसलमान भाइयों के लिए दुरुस्त है। एसआईटी अपना काम किस तरीके से कर रही है? क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में काम कर रही है? नहीं, एसआईटी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। एसआईटी के ताल्लुक से हमको कुछ बोलना नहीं है, इसलिए नहीं बोलना है कि लोगों के कागज पे मिस्टेक निकल रही है। लोगों के कागज पे मिस्टेक तो निकलती ही है। ये चेक करने का काम तहसील ऑफिस का था, तहसील ऑफिस ने अब नहीं किया। एसआईटी के हाथ में वो केस आया, पुलिस के हाथ में वो केस आया, तो वो लोग गलत कागज को डायरेक्ट आरोपी बना रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। अगर गलत कागज है तो उसका जन्म दाखिला रद्द होना चाहिए, ना कि उसको आरोपी बनाना चाहिए। क्या ये मामले को ये समझा जाए कि कुछ अधिकारियों की मिस्टेक की वजह से ये मुसीबत मालेगांव शहर पर आई है? एकदम एक नंबर बात यही है कि अधिकारियों की मिस्टेक की वजह से मालेगांव शहर पे ये इल्जाम आया कि यहाँ पर रोहंगी और बांग्लादेशी लोग रहते हैं, और इसका आड़ लेकर हमारा जो काना मात्रा का फर्क है, जो साइन का फर्क है, जो अंगूठे लगाने का फर्क है, उसकी वजह से हम लोगों पे ये मुसीबत आई। जो लोग अभी भी परेशान हैं और अभी ऐसा लगता है कि मामला तो रुकने जैसा नहीं नजर आ रहा है, एक मरतबा फिर मालेगांव में 12 नवंबर जैसे हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ बैठकर बाइट दे रहा हूँ जनता जवाब न्यूज़ को, लेकिन जिनके घर की औरतें बंद है, जिनके घर के बाप बंद है, भाई बंद है, लड़का बंद है, आप उनके घर से जाके पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और एक चीज ऐसी होती है कि चार्जशीट बने, गुना जब कलम सामने आए तो उस पर फिर ये डिस्कस होता है कि भाई जामीन होंगी या नहीं होंगी। यहाँ दूर दूर तक के डायरेक्ट यहाँ की कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि जब तक एसआईटी की इंक्वायरी पूरी नहीं होगी, जब तक कोई छूटेगा नहीं। तो ये तो हमारे लिए सबसे खराब बात है। ये उनके दिल से पूछो, वो माँ बाप के दिल से पूछो, वो बहन भाई के दिल से पूछो, वो शौहर के दिल से पूछो, जिसका आदमी बंद है, जिसके बच्चे बंद है, जिसके घर के शौहर बंद है, तो उनके दिल से पूछो। बाइट देना और एमएलए साहब जैसा कुछ बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ी है उनसे जाके पूछो। उनको बस अल्लाह ही अल्लाह नजर आ रहा है, दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। शहरियान को आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से तरफ से मालेगांव शहर की आवाम से और जिन्होंने ये जन्म दाखिला बनाए वो लोगों से इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ शेख रशीद ने बहुत दूर अंदेशी से समझकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का गठन किया और मुस्तकिम डिग्निटी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब लोगों को जोड़ के जो ये कमेटी बनाई गई, तो आसिफ भाई की दूरअंदेशी है और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हमें आगे मिलेगा। और इस हुकूमत पे प्रेशर बनाने के लिए इंशाल्लाह ये कमेटी काम कर रही है और करती रहेगी। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह आती है, कोई कागज़ लेके अगर आपको किसी को बताना है, तो वो राष्ट्रवादी भवन जिसे कहा जाता है आसिफ भाई की ऑफिस को, आगरा रोड पे दगड़ू ऑयल मिल के सामने, वो जाके वहाँ सुबह कागज़ चेक कराकर शाम में चेक कराना है तो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है मुस्तकिम डिग्निटी की, वहाँ शाम में चेक होता है कागज़। ये दोनों जगह आप जाकर कागज़ चेक कराओ और बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत खुशफहमी में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दुआ भी कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी मालेगांव
डिफेंस कमेटी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और हम लोग अभी आसिफ भाई की कोशिश चालू है, अभी अजीत दादा से मुलाकात करके आए, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मिलने की हमारी कोशिश चालू है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे और उनसे भी ये बात करेंगे कि भाई मालेगांव के लोगों ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जो आपने SIT नेम दिए है। और हमारा जुमा के दिन एक मीटिंग है दगड़ू ऑयल मिल में, यानी भवन के सामने कंपाउंड में, तो वहाँ भी लोग आइए। इंशाल्लाह उसकी पूरी गाइडलाइन की जाएगी। हम किसी आमदार के तरह अपना दामन बचाना नहीं चाहते और ना तो हम लोग आवाम के बीच में जाने से डरते हैं। इंशाल्लाह आवाम का जो भी जैसा भी मसला आएगा हमारी जो कमेटी बनी है वो कमेटी काम करेगी। आवाम के बीच में जाके, आवाम के साथ में जाके, आवाम के साना बसाना जाके आसिफ शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया है कि जो भी वकीलों का खर्चा आएगा वो सब वो खर्चा ये कमेटी देगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत से जाइए और अपना कागज़ दिखाइए। हम कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंगी नहीं है। हमारे साथ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के अहम रुकन असलम अंसारी साहब थे। उन्होंने बड़ी डिटेल में अपनी बातों को बताया। जनता जवाब न्यूज़ की जानिब से भी हम यही आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई नोटिस आती है SIT की जानिब से तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि जो है वो जो लोग इसमें कामकाज कर रहे हैं वहाँ जाकर अपनी नोटिस वगैरह बताएं, उनकी रहनुमाई हासिल करें।